हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं डॉक्टर एलसी ठाकरे प्राइम एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बीएससी फर्स्ट सेम का एक महत्वपूर्ण यूनिट परमाणु संरचना पढ़ने जा रहे हैं। हम इस टॉपिक के अंतर्गत डी ब्रोगली सिद्धांत पढ़ेंगे, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत पढ़ेंगे और आज हम पढ़ेंगे क्वांटम संख्या। तो आप लोग रेडी हो? तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं पहले परमाणु संरचना से। मैं थोड़ा परमाणु संरचना के बारे में आपको अवगत करा दूं। परमाणु संरचना का सर्वप्रथम अध्ययन सन 1808 में डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने किया था। इनके अनुसार परमाणु किसी भी पदार्थ का अविभाज्य तथा सूक्ष्म कण होता है, अर्थात इसको और छोटे पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे हम एक पेन है, इस पेन को इतने टुकड़ों में काटते हैं, इतने टुकड़ों में काटते हैं कि इसको और अधिक फिर टुकड़ों में न बांट सके, तो वो होता है परमाणु। इसके बाद अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग मत दिए थे। जैसे 1911 में रदरफोर्ड ने एक परमाणु संरचना दिया था। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में थोड़ा सा उसमें क्या कर दिया गया है, चेंजेस कर दिया गया है। इसके अनुसार क्या है कि परमाणु का एक केंद्र होता है और इस परमाणु के केंद्र को कहते हैं नाभिक। इस नाभिक के चारों ओर अलग अलग वृत्ताकार कक्षाएं पाई जाती है और इन कक्षाओं में ऋण आवेशित कण चक्कर लगाते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इसका नाभिक जो होता है, इसका नाभिक धन आवेशित होता है, जिसमें दो प्रकार के कण पाए जाते हैं। एक होता है न्यूट्रॉन और दूसरा होता है प्रोटॉन। और ये ऋण आवेशित कण जो कक्षा में चक्कर लगाते हैं, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन। ये रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था। अब रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को थोड़ा सा विकसित करते हुए बोर ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया था और बोर के सिद्धांत के अनुसार सिर्फ इसमें इतना था कि परमाणु का एक नाभिक होता है जिसमें न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन पाए जाते हैं। इसमें वृत्ताकार कक्षाएं होती है जिसमें ऋण आवेशित कण इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, किंतु इसके कक्षा में घूमने से न तो ऊर्जा नष्ट होती है और ना ही ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये बोर का मॉडल था, लेकिन बोर का मॉडल परमाणु यांत्रिकी को स्पष्ट नहीं कर सका। इसलिए इसके बाद हाइजेनबर्ग, डी ब्रोगली, प्लांक आदि वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग मत दिए थे। इसमें मैं थोड़ा सा पहले प्लांक का मत बता दूं आपको। प्लांक के सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, जब परमाणु या पदार्थ का कोई सूक्ष्म कण गतिशील अवस्था में होता है तो वो लगातार गति नहीं करता, बल्कि कुछ समय के अंतराल में गति करता है, जिसे क्वांटम या बंडल कहते हैं। इसलिए इस सिद्धांत को क्वांटम सिद्धांत के नाम से जाना गया। और इस प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार E समानुपाती न्यू होता है और न्यू जो होता है ये फोटॉन का वेग होता है। इसलिए ये E बराबर h न्यू होता है, जहां h एक कांस्टेंट होता है जिसे प्लांक कांस्टेंट कहते हैं और इसका एक निश्चित मान होता है। इस प्लांक कांस्टेंट का मान होता है 6.623 इंटू 10 to the power -23 जूल प्रति सेकेंड। ये इसकी वैल्यू होती है। ये प्लांक का सिद्धांत होता है। अब हम आ जाते हैं डी ब्रोगली सिद्धांत पर। डी ब्रोगली ने सन 1924 में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसे डी ब्रोगली का प्रकाश तरंग कण यांत्रिक सिद्धांत कहा गया। इस सिद्धांत को प्लांक के क्वांटम सिद्धांत तथा आइंस्टीन के कणिका सिद्धांत के आधार पर प्रतिपादित किया गया था। इसके अनुसार क्या होता है, जब परमाणु या पदार्थ का कोई सूक्ष्म कण गतिशील अवस्था में होता है
तब उसकी गति कणों के समान होने के साथ साथ तरंगों के समान भी होती है। अर्थात तरंग के गुण, आवृत्ति, आवर्तकाल, तरंगदैर्घ्य आदि विद्यमान होते हैं। इन दोहरे गुणों के कारण इसे पदार्थ की द्वैतीय प्रकृति या प्रकाश तरंग कण द्वैत कहते हैं। समझ में आ गया? एक बार फिर देख लीजिए, जब परमाणु या पदार्थ का कोई सूक्ष्म कण, यहां तक कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जब गतिशील अवस्था में होते हैं तब उसकी गति कणों के समान होने के साथ साथ तरंगों के समान भी होती है। अर्थात उसमें तरंग के गुण, आवृत्ति, आवर्तकाल, तरंगदैर्घ्य आदि विद्यमान होते हैं। इन दोहरे गुणों के कारण इसे पदार्थ की द्वैतीय प्रकृति या प्रकाश तरंग कण द्वैत कहते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है, डी ब्रोगली का सिद्धांत दीजिए, या प्रकाश तरंग कण द्वैत क्या है, या पदार्थ की द्वैतीय प्रकृति से क्या समझते हो? सबका आंसर एक ही होगा। इसमें एक इक्वेशन होता है जिसको डी ब्रोगली समीकरण के नाम से जानते हैं। तो डी ब्रोगली समीकरण क्या होगा? ये होगा जैसे प्लांक का सिद्धांत क्या कहता है? प्लांक सिद्धांत के अनुसार एनर्जी जो होती है, एनर्जी ऑफ एटम En इज इक्वल टू एच न्यू। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर एन नहीं भी मानोगे चलेगा, E इज इक्वल टू एच न्यू। और एक होता है आइंस्टीन का सिद्धांत। आइंस्टीन के सिद्धांत के अनुसार क्या होता है? E इज इक्वल टू mc का स्क्वायर। यहां c जो होता है संवेग होता है या फोटॉन का वेग होता है। ठीक है, अब यहां पर इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में राइट हैंड साइड जो है सेम है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगा। इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर mc का स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू। यहाँ पर ये जो न्यू होता है ये न्यू इज इक्वल टू सी अपान लेम्डा होता है। अतः यहाँ पर हम वैल्यू पुटअप कर देंगे तो mc का स्क्वायर इज इक्वल टू एच इंटू सी अपान क्या हो जाएगा? लेम्डा हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको लेम्डा को ट्रांसफर कर दो, लेम्डा ट्रांसफर कर दिया तो लेम्डा इज इक्वल टू एच इंटू यहाँ पर हो जाएगा सी अपान एम सी का स्क्वायर। इससे क्या हो जाएगा? एक कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा? लेम्डा इज इक्वल टू एच अपान बचा एम सी। ये जो होता है ये क्या होता है? डी ब्रोगली इक्वेशन होता है। तो किसी फोटॉन के लिए हम क्या कर सकते हैं? C इज इक्वल टू वी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर C इज इक्वल टू जब V लिख सकते हैं तो वैल्यू पुट अप कर सकते हैं, लेम्डा इज इक्वल टू एच अपान एम वी भी लिख सकते हैं। यानी डी ब्रोगली जो सिद्धांत में डी ब्रोगली समीकरण होता है, डी ब्रोगली समीकरण में हम क्या लिख सकते हैं? एच अपान एम वी भी लिख सकते हैं और एच अपान एम सी भी लिख सकते हैं। चूंकि ये संवेग के बराबर होता है इसलिए इसको एक और लिखा जा सकता है, लेम्डा इज इक्वल टू एच अपान पी। चूंकि हमको मालूम है पहले से एच क्या होता है? कांस्टेंट है। एच कांस्टेंट होने के कारण इसको लिख सकते हैं लेम्डा प्रोपोर्शनल टू 1 अपान पी। अर्थात हम अब कह सकते हैं किसी भी फोटॉन का तरंगदैर्घ्य जो होता है उसके संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी किसी भी फोटॉन का तरंगदैर्घ्य उसके संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये होता है डी ब्रोगली समीकरण। तो ये तो समझ में आ गया होगा। अब हम आगे के टॉपिक में बढ़ने जा रहे हैं जिसको हम कहते हैं हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत यह एक प्रकाश की प्रकृति या तरंग यांत्रिकी को स्पष्ट करने के लिए महत्वपूर्ण सिद्धांत होता है जिसको हाइजेनबर्ग ने सन 1927 में प्रतिपादित किया था। हम जानते हैं कि यदि मान लो कोई कण बहुत बड़ा है, उसका आकार बड़ा है,
तो आकार बड़ा होता है तो उस कण की हम स्थिति तथा संवेग को आसानी से निर्धारित कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन यदि कण बहुत सूक्ष्म हो, जैसे परमाणु या परमाणु का कोई सूक्ष्म भाग, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अगर ये गतिशील अवस्था में होता है तब इसकी स्थिति और संवेग का निर्धारण कठिन होता है। इसी को स्पष्ट करने के लिए हाइजेनबर्ग ने सन 1927 में एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसके अनुसार जब परमाणु या परमाणु का कोई सूक्ष्म कण गतिशील अवस्था में होता है तब उसकी स्थिति तथा संवेग का आकलन एक साथ एक ही समय में करना असंभव होता है। यदि उसकी स्थिति ज्ञात करते हैं तो संवेग ज्ञात नहीं किया जा सकता, और यदि संवेग ज्ञात करते हैं तो स्थिति ज्ञात नहीं की जा सकती। अर्थात हम लिख सकते हैं डेल एक्स, यदि मान लो स्थिति में अनिश्चितता, स्थिति में अनिश्चितता क्या मान ले, डेल एक्स मान ले, और संवेग में अनिश्चितता डेल पी मान ले, तब डेल एक्स इंटू डेल पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई के बराबर होता है। तो ये जो होगा इसको हम हाइजेनबर्ग का गणितीय रूप कहा जा सकता है। क्योंकि किसी सूक्ष्म कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की स्थिति तथा संवेग का निर्धारण करना होता है, तो इसको निर्धारित करने के लिए हम मान सकते हैं एक परमाणु है और इस परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉन को गति करता हुआ मान सकते हैं। जब इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो ये इसका प्रारंभिक पथ होता है, ये प्रारंभिक पथ से गति करेगा और ये अंतिम पथ में जाएगा। लेकिन यदि मान लो इस पर एक फोटॉन विकिरण आपतित किया जाता है, तो ये फोटॉन विकिरण आपतित करेंगे तो क्या हो जाएगी, इस इलेक्ट्रॉन पर पड़ने के बाद ये क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। तो ये जो है ये है आपतित फोटॉन, और ये जो होती है ये होता है परावर्तित फोटॉन। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जो है बहुत ज्यादा छोटा होता है, तो बहुत ज्यादा छोटा होने के कारण हम इसको स्वतंत्र आंखों से नहीं देख सकते। इसलिए क्या करते हैं, यहाँ पर एक सूक्ष्मदर्शी का उपयोग कर दिया जाता है। मतलब इसको देखने के लिए, गतिशील कण को देखना है तो देखने के लिए काय का उपयोग करना पड़ेगा, हम एक सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करेंगे। और सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर एक नया पथ तैयार हो जाता है, जिसको हम नवीन पथ कहते हैं। नया पथ तैयार हो जाता है। इस प्रकार जब नया पथ तैयार हो जाए और इस सूक्ष्मदर्शी से हम क्या करते हैं, देखते हैं। पर इसके लिए ये आवश्यक है कि ये जो फोटॉन विकिरण जो है, इस फोटॉन का आकार इस इलेक्ट्रॉन के आकार के बराबर होना चाहिए, और ये लंबी तरंगदैर्ध्य वाली फोटॉन विकिरणों का उपयोग किया जाना चाहिए, जिससे कि हम कण की स्थिति और कण के संवेग का निर्धारण कर सके। अब यदि मान लो हमको क्या करना है, स्थिति का निर्धारण करना है, तो स्थिति का निर्धारण करने के लिए क्या करेंगे, स्थिति को सूक्ष्म मानकर, या स्थिति को यदि हम सूक्ष्म मान लेते हैं तब संवेग की अनिश्चितता बढ़ जाती है, और संवेग की अनिश्चितता बढ़ जाने से इस सूक्ष्म कण की स्थिति निर्धारित हो जाती है। इसी प्रकार संवेग को यदि हम सूक्ष्म मानते हैं तब स्थिति की अनिश्चितता बढ़ जाएगी और उसके संवेग का निर्धारण कर सकते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि डेल एक्स प्रोपोर्शनल टू H1 अपॉन डेल पी। ये जस्ट एक दूसरे के क्या मानना पड़ेगा,
विपरीत मानना पड़ेगा, व्युत्क्रमानुपाती मानना पड़ेगा। अगर इसको कैलकुलेट करना है तो डेल पी समानुपाती 1 क्या मानना पड़ेगा, डेल एक्स मानना पड़ेगा। इस प्रकार हम अनिश्चितता स्थिति की और संवेग की दोनों को ही ज्ञात कर सकते हैं और ये होता है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। अब अगला टॉपिक है हमारे पास क्वांटम संख्या। और ये परीक्षा में ये जो तीनों टॉपिक है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। डी ब्रॉगली सिद्धांत, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत और क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या पूरा का पूरा नहीं आएगा, लेकिन निश्चित रूप से एक क्वांटम संख्या के बारे में पूछा जाता है। तो क्वांटम संख्या ज्ञात करने के लिए अब देखो क्वांटम संख्या होता क्या चीज है। अगर मान लो इसको मैं डायरेक्टली एक्सप्लेन करूं, यदि सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करते हैं तो परमाणु का नाभिक हो गया और परमाणु के नाभिक के चारों ओर कक्षाएं होती है अलग अलग, और इन कक्षाओं को फिर और उप कक्षा में बांटते हैं, फिर उप कक्षा को और सूक्ष्म कक्षा में बांटते हैं। ये हो गई कक्षा जिसको हम 1 2 3 4 या K L M N के द्वारा इंडिकेट करते हैं। फिर कक्षा की उप कक्षा होती है S P D और F। उसी प्रकार इनको और सूक्ष्म कक्षा में बांट देते हैं। S की कोई सूक्ष्म कक्षा नहीं होती, लेकिन P की फिर 3 सूक्ष्म कक्षा होती है, P X P Y P Z। इसी प्रकार D की 5 और F की 7 सूक्ष्म कक्षाएं होती है। तो इन सभी को अर्थात कक्षा, परमाणु के आकार, नाभिक से बाह्यतम कोश या इलेक्ट्रॉन कोश की दूरी, ऑर्बिटल के आकार, इलेक्ट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन में प्रतिकर्षण, इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के मध्य आकर्षण और इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति को व्यक्त करने वाली जो संख्याएं होती है, इन संख्याओं को ही क्वांटम संख्या कहते हैं। लेकिन ये रियल डेफिनेशन नहीं है। इसकी रियल डेफिनेशन क्या होगी, हम जानते हैं कि जब परमाणु में इलेक्ट्रॉन या परमाणु का कोई सूक्ष्म कण गतिशील अवस्था में होता है, तब उसकी स्थिति तथा संवेग समान होते हैं। जब एक ही कक्षा में हो, कोई भी कक्षा हो सकती है, K हो सकता है, L हो सकता है, M हो सकता है, N हो सकता है, अगर ये एक ही कक्षा में है तब उनकी स्थिति और संवेग एक समान होंगे। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है, तब उनकी स्थिति तथा संवेग में परिवर्तन होने लगता है, अर्थात इनके मान क्वांटीकृत होते हैं, बटे हुए होते हैं। इन क्वांटीकृत मानों की संख्या को हम क्या कहते हैं, क्वांटम संख्या कहते हैं। और ये क्वांटम संख्या जो होती है ये 4 प्रकार की होती है। पहला होता है मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरा होता है द्विगंशी क्वांटम संख्या, तीसरा होता है चुंबकीय क्वांटम संख्या और चौथा होता है चक्रण क्वांटम संख्या। ये 4 प्रकार की क्वांटम संख्या होती है। अब इन 4 प्रकार की क्वांटम संख्या को हम दर्शाएंगे तो ये सभी की सभी जो क्वांटम संख्या होती है, ये परमाणु के अलग अलग भागों को क्या करती है, इंडिकेट करती है। अब एक एक को हम बताते जाए, क्वांटम संख्या में एक एक को स्पष्ट करें तो सबसे पहले हम देखेंगे मुख्य क्वांटम संख्या। इसको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहते हैं। तो मुख्य क्वांटम संख्या क्या होता है, ये क्वांटम संख्या किसी परमाणु के नाभिक, ये परमाणु हो गया, तो ये क्या करती है, परमाणु के नाभिक के चारों ओर उपस्थित कक्षा, नाभिक से बाह्यतम कोश की दूरी अर्थात परमाणु के आकार तथा परमाणु की ऊर्जा को व्यक्त करती है। इस क्वांटम संख्या को
स्मॉल n के द्वारा व्यक्त करते हैं और n का मान 1, 2, 3, 4 या KLMN हो सकता है। चूंकि इसके द्वारा हम परमाणु की ऊर्जा को इंडिकेट करते हैं तो इसकी ऊर्जा को हम ज्ञात कर सकते हैं। En इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर E पर चतुर्थ घात m और z का स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर h के द्वारा। इससे हम परमाणु की या उसके इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को निर्धारित कर सकते हैं। चूंकि यह क्वांटम संख्या परमाणु की आकार को व्यक्त करता है, तो आकार को व्यक्त करता है मतलब यहां से इसके नाभिक से लेकर इस इलेक्ट्रॉन कोश की जो दूरी होगी इसकी क्या कहलाएगी? त्रिज्या कहलाएगी। तो इसकी त्रिज्या को भी ज्ञात कर सकते हैं। त्रिज्या को ज्ञात करने के लिए इसका सूत्र होता है R इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई का स्क्वायर E का स्क्वायर m z का स्क्वायर। इससे हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? इसकी त्रिज्या अर्थात परमाणु के आकार को हम क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आ गया? पहला हो गया मुख्य क्वांटम संख्या। दूसरा होता है द्विगंशी क्वांटम संख्या। द्विगंशी क्वांटम संख्या जो होती है ये ऑर्बिटल के आकार को व्यक्त करती है, साथ ही साथ ये कोणीय संवेग की भी व्याख्या करती है, इसलिए इसे कोणीय संवेग क्वांटम संख्या भी कहते हैं। इस कोणीय संवेग क्वांटम संख्या को स्मॉल l के द्वारा इंडिकेट करते हैं और l का मान 0, 1, 2, 3 या SPDF हो सकता है। चूंकि यह कोणीय संवेग को इंडिकेट करती है इसलिए कोणीय संवेग MBR इज इक्वल टू h अपॉन 2 पाई। इससे हम क्या कर सकते हैं? h अपॉन 4 पाई। ये कोणीय संवेग इस सूत्र से हम क्या कर सकते हैं? निर्धारित कर सकते हैं। तो ये जो द्विगंशी क्वांटम संख्या होती है इसको कोणीय संवेग क्वांटम संख्या भी कहते हैं, एज्युमुथल क्वांटम संख्या भी कहते हैं और एक नाम होता है इसका गौण क्वांटम संख्या। तो इस प्रकार इसको अलग अलग एज्युमुथल, द्विगंशी और कोणीय संवेग क्वांटम संख्या के नाम से जानते हैं। तीसरा होता है चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या नाम से स्पष्ट है, चुंबक। और चुंबक में क्या गुण होता है? अगर मान लो समान आवेश है तो प्रतिकर्षण होगा, विपरीत आवेश या विपरीत ध्रुव है तो क्या होगा? आकर्षण होगा। आकर्षण और प्रतिकर्षण। तो इसी प्रकार यहां पर अब क्या हो सकता है? जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है और इसका नाभिक जो होता है धन आवेशित होता है, इसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन होता है। तो प्रोटॉन पर क्या चार्ज है? प्लस चार्ज है। तो स्पष्ट है कि ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य क्या होगा? आकर्षण होगा। क्योंकि एक कक्षा में अगर एक से अधिक इलेक्ट्रॉन है और ये नाभिक के चारों ओर अपनी कक्षा में चक्कर लगाते हैं, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाता है तो ये वाला यहाँ आ जाएगा, फिर ये वाला कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा, फिर ये यहाँ चले जाएगा। इस प्रकार नाभिक के चारों ओर ये चक्कर लगा पाते। क्यों? क्योंकि इनके मध्य क्या हो रहा है? प्रतिकर्षण हो रहा है। अर्थात चुंबकीय क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण और इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉनों के मध्य आकर्षण को व्यक्त करती है। साथ ही साथ यह क्वांटम संख्या जीवन प्रभाव की व्याख्या करती है। अब यहां पर सवाल यह उठता है कि जीवन प्रभाव क्या है? कभी कभी यही क्वेश्चन बन जाता है पूरा, अगर चुंबकीय क्वांटम संख्या समझाइए ना आकर के जीवन प्रभाव किसे कहते हैं, तो हमको याद रहना चाहिए जीवन प्रभाव होता क्या चीज है। जीवन प्रभाव, जीवन ने चुंबकीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रमी रेखाओं के प्रभाव को स्पष्ट करने के लिए एक इफेक्ट दिया था जिसको जीवन इफेक्ट या जीवन प्रभाव के नाम से जानते हैं। जीवन इफेक्ट के अनुसार क्या होता है? जब किसी श्वेत स्पेक्ट्रमी रेखा को या किसी फोटॉन विकिरण को चुंबकीय क्षेत्र से होकर के प्रवाहित किया जाता है तब उसका अनेक सूक्ष्म रेखाओं में विपाटन हो जाता है। मतलब वो और छोटे छोटे भागों में क्या हो जाती है? बट जाती है या विभाजित हो जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं? जीवन प्रभाव कहते हैं। कैसे बटेगी? जैसे मान लो हम ले लिए यहाँ पर एक s ऑर्बिटल ले लिए, यहाँ पर s ऑर्बिटल ले लिए, यहाँ पर एक p ले लिए, p के 3 भाग बना दिए, px, py, pz, ये हो गया। यहाँ पर हम क्या ले लिए? d ले लिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 एंड 5। यहां पर क्या ले लो? यहां पर हम रखते हैं चुंबकीय क्षेत्र।
और यहाँ पर चूंकि चुंबकीय क्षेत्र जो है वो अनुपस्थित है, मतलब यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, तो क्या होगा जब एक प्रकाश किरण यहाँ आएगी और यहाँ पर चूंकि चुंबकीय क्षेत्र रख दिया है, तो यहाँ पर चूंकि एक ही है, इसको कोई और छोटे ऑर्बिटल में हम बांटे नहीं है, तो सीधी निकल जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो ये P है और ये D है, उसी प्रकार F में भी होगा। एक श्वेत प्रकाश विकिरण आई, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र होने के कारण क्या हो जाएगी, ये 3 भागों में ऐसी बट जाएगी। तो ये इसकी सूक्ष्म रेखाएं हो गई, 3 भागों में बट गई। उसी प्रकार डी में जब एक प्रकाश किरण आएगी, चूंकि यहाँ पर हमने चुंबकीय क्षेत्र रखा है, फिर यहाँ पर ये कितने भागों में बढ़ जाएगी, 5 भागों में बढ़ जाएगी। इसी प्रकार अगर एफ लेते हैं तो एफ में 7 भागों में बट जाएगी। तो इस प्रकार इस श्वेत स्पेक्ट्रम या फोटॉन विकिरण का अलग अलग सूक्ष्म रेखाओं में विभाजन हो जाना क्या कहलाता है, जीवन प्रभाव कहलाता है। और इसका कारण क्या होता है, हम इतना तो जानते हैं कि p ऑर्बिटल है, तो p ऑर्बिटल में px, py और pz की ऊर्जा समान होना चाहिए, लेकिन समान होते हुए भी इनकी ऊर्जा में कुछ ना कुछ अंतर पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ये प्रकाश विकिरणों को ये ऊर्जा क्या कर देती है, डिवाइड कर देती है, उसको बांट देती है। और इसी का अध्ययन किसने किया था, जीमन नामक वैज्ञानिक ने किया था, जिसमें यदि श्वेत स्पेक्ट्रमी रेखा को चुंबकीय क्षेत्र से होकर प्रवाहित किया जाता है, तब उसका अलग अलग सूक्ष्म रेखाओं में विभाजन हो जाता है। इस घटना को जीमन प्रभाव कहते हैं। तो इस प्रकार ये हो गया चुंबकीय क्वांटम संख्या, इसको हम स्मॉल m के द्वारा व्यक्त करते हैं। और m के लिए m का जो मान होता है वो l के मान पर निर्भर करता है। तो m के लिए इसके 2 मान हो सकते हैं, एक हो सकता है m बराबर, एक हो सकता है -l 0 और क्या हो सकता है +l, यानी इसकी m की वैल्यू जो होती है l की वैल्यू पर निर्भर करती है। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरी चीज जैसे क्या होगा, मान लो यहां पर हमारे पास में l का मान कितना है, 1 है, तो m का मान क्या हो जाएगा, -1 होगा, 0 होगा और क्या हो जाएगा +1 होगा। ठीक है, इसी प्रकार अब हम देखेंगे चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या क्या होता है, चक्रण यानी इलेक्ट्रॉन, हमने पढ़े इलेक्ट्रॉन कक्षा में क्या करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। तो चक्रण क्वांटम संख्या जो होती है, नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर इलेक्ट्रॉनों की चक्रण गति को प्रदर्शित करता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का चक्रण जो है वो 2 प्रकार से हो सकता है। यदि इलेक्ट्रॉनों का चक्रण घड़ी की सुई की दिशा में हो, घड़ी की सुई की दिशा में हो तो उसको हम दक्षिणावर्त चक्रण कहते हैं, क्लॉकवाइज रोटेशन। और यदि ये विपरीत दिशा में हो तो इसको वामावर्त चक्रण कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा। अर्थात इस क्वांटम संख्या को हम s के द्वारा व्यक्त करते हैं और s के लिए इसके हमेशा 2 मान होते हैं, एक होता है +12 और दूसरा होता है -12। इसको हम अपवर्ड एरो और डाउनवर्ड एरो के द्वारा भी क्या कर सकते हैं, इंडिकेट कर सकते हैं। अपवर्ड एरो मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन और डाउनवर्ड एरो मतलब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है। तो इस प्रकार ये 4 क्वांटम संख्याएं होती है जो अलग अलग चीजों को इंडिकेट करती है। समझ में आ गया?